बैंक लोन्स टू एमएफआईज फॉर ऑन लैंडिंग। एमएफआईज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर, जब बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं ऑन लैंडिंग के लिए। ऑन लैंडिंग बेसिकली कि आपने बैंक से लोन लिया और आगे लोगों को लोन प्रोवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज ऑन लैंडिंग। जब ऑन लैंडिंग के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्या उसे प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस की तरह कैटेगराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है? अगर एमएफआईज को जो हमने लोन दिया वो एमएफआईज लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को या मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के अंदर काउंट कर सकते हैं। बट उसकी कंडीशन क्या है कि जो भी आपने लोन्स ये प्रोवाइड करे एमएफआईज को, उनकी जो एटलीस्ट 85% एसेट्स है वो क्वालिफाइंग एसेट्स होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन है कि जो एसेट जिन एमएफआईज को प्रोवाइड हमने लोन करा है उनकी एसेट्स 85% के होनी चाहिए, एटलीस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स होनी चाहिए। सेकंड, जो भी आपको लोन प्रोवाइड किया गया है उसमें से एटलीस्ट 50% लोन आपने क्या करना है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी की तरफ लगाना है। तो दो कंडीशंस क्या, आपकी जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से 85% एसेट्स एटलीस्ट क्या हो, क्वालिफाइंग एसेट्स हो। सेकंड, जो आपको लोन प्रोवाइड किया गया है वो आपने मोर देन 50% आपने क्या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ लगाना है। एंड अगर आप एमएफआई जो लोन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर काउंट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वालिफाइंग एसेट्स होती क्या है? क्वालिफाइंग एसेट कोई ऐसी एसेट तो बेसिकली जब एमएफआई लोन देता है किसी पर्सन को, वो क्वालिफाइंग एसेट बनेगी या नहीं बनेगी उसकी कुछ कंडीशंस है। तो अगर तो वो ये 6 कंडीशंस फुलफिल कर देती हैं तो वो जो लोन है वो क्या बन जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन क्या है कि जो भी एक ऐसे पर्सन को लोन दिया जाए जिसकी इनकम 1 लाख या 1,60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि बेस ऑन कि वो कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरिया या नॉन रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं। सेकंड, कि जब भी वो लोन दिया जाए वो 60,000 इन फर्स्ट साइकिल एंड 1 लाख इन द सब्सिक्वेंट साइकिल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी बोरोवर को 1 लाख से ज्यादा लोन नहीं दिया जाए। टोटल इंडेटनेस ऑफ द बॉर्डर शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। जो भी आपने लोन दिया है वो 24 मंथ से ज्यादा के लिए लोन नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड जब आपने जो आपका लोन है आपका जो लोन है अगर 30,000 से ज्यादा है तो आपको बोरोवर को राइट देना है कि वो रीपेमेंट कर सकता है, पहले पेमेंट कर सकता है विदाउट पेनल्टी। कि क्या कंडीशन हुई, एक तो जो लोन है उसकी जो वैलिडिटी है वो 24 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अगर वो लोन 30,000 से ज्यादा का है तो उसको आपको ये फैसिलिटी भी देनी है कि उस लोन को प्रीपे करा जा सकता है विदाउट एनी पेनल्टी। एंड उस लोन के ऊपर आपने क्या कोई भी कोलेटरल नहीं लेनी है। जो लोन है वो वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे रीपे होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये 6 कंडीशंस फुलफिल्ड हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी लोन डिसबर्स्ड बाय एमएफआईज तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे। 6 कंडीशंस क्या क्या, जिस भी पर्सन को लोन दे रहे हो उसकी एनुअल इनकम 1 लाख 1,60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने लोन दिया फर्स्ट साइकिल में 60,000 और उसके सब्सिक्वेंट साइकिल में 1 लाख से ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते। किसी भी एक पर्सन को 1 लाख से ज्यादा का लोन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो भी आपने लोन प्रोवाइड करा उसका टेन्योर 24 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इन केस कोई भी लोन है जिसकी अमाउंट 30,000 से ज्यादा है तो आपको ये फैसिलिटी देनी है कि उस लोन को प्रीपे किया जा सकता है विदाउट एनी पेनल्टी। इन लोन के अगेंस्ट आपको कोई भी कोलेटरल नहीं लेनी है। ये जो लोन है वो वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे क्या होने चाहिए, रीपे होने चाहिए। तो ये अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एसेट क्या बन जाएगी, क्वालिफाइंग एसेट। एंड अगर 85% से ज्यादा क्वालिफाइंग एसेट जो है एसेट्स वो क्या है, क्वालिफाइंग एसेट्स हैं। एंड लोन्स किसको दिए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं एमएफआईज के द्वारा। तो बैंक के द्वारा जब इन एमएफआईज को लोन दिया जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो बेसिकली हमने किसको लोन दिया, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया है। ओके उसके बाद एमएफआईज जब लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ मार्जिन की कैपिंग, इंटरेस्ट रेट की कैपिंग लगाई गई है एंड कुछ प्राइसिंग गाइडलाइंस भी उन्हें दी गई हैं। बेसिकली कि आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कितना मार्जिन रखोगे एंड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट सॉरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट कितना मार्जिन रखोगे, इंटरेस्ट रेट कितना लगाओगे, वो सब चीजें हमें क्या दी गई हैं, गाइडलाइंस उसके लिए दी गई हैं। सबसे पहले उनके मार्जिन कैपिंग की गई है। मार्जिन कैपिंग के अंदर क्या है कि उनकी जो मार्जिन कैपिंग है, अगर तो उनका लोन है, लोन पोर्टफोलियो मतलब जो उन्होंने टोटल लोन प्रोवाइड किए हैं वो 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से अगर कम है 100 करोड़ से ज्यादा है तो उनके ऊपर जो कैपिंग है वो 10% की है, मार्जिन कैपिंग। एंड अगर उनके लोन 100% से कम है, 100 करोड़ से कम है तो उनके ऊपर जो मार्जिन कैपिंग की गई है वो 12% की गई है। सेकंड, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट की भी कैपिंग की गई है। इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जब आप किसी इंडिविजुअल आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर जो आपने लोन लेना है, लोन रेट चार्ज करना है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, जितना 5 कमर्शियल बैंक्स का लोन लेना है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2.75% से। बेसिकली आपने 5 बैंक्स पकड़े, उनके जो इंटरेस्ट रेट था, बेस रेट था, उसको उठाया और आपने क्या किया, उसकी एवरेज निकाल ली। एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया 2.75% पर एनम के बेसिस पे। आपने एक रेट वो निकालना है। सेकंड, आपने कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस जो आपका मार्जिन गैप है आपने वो लेना है। दोनों में से जो वैल्यू लेस होगी वो आपने क्या करना है, उस पर इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है। उसके बाद ये तो हुआ मार्जिन गैप कि आप अगर 100 करोड़ से ज्यादा के लोन है
मार्जिन गैप आपका 10% है, 100 करोड़ से कम के लोन है, मार्जिन गैप आपका 12% है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कैपिंग है। इंटरेस्ट रेट कैपिंग में दो लिमिट्स हैं। एक तो जो अभी आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसके अंदर आप अपना मार्जिन ऐड करना है, मतलब आपने बेसिकली प्रॉफिट ऐड करना है, एक रेट वो निकालना है। सेकंड, आपने एवरेज रेट निकालना है 5 कमर्शियल बैंक्स का और उसको मल्टीप्लाई कर देना 2.75% पर एनम से, और वो रेट निकालना है। दोनों में से जो लेस होगा वो आपने ये करना है, इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज कर लेना है। ओके, जब आप हम प्राइसिंग चार्ज करोगे तो प्राइसिंग के अंदर क्या क्या चीजें आपने इंक्लूड करनी है। आप इन 3 चीजों के अलावा और कोई चीज इंक्लूड नहीं करोगे। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो प्रोसेसिंग फीस, एक इंटरेस्ट चार्ज और एक इंश्योरेंस प्रीमियम। जो प्रोसेसिंग फीस होगी उस पर क्या कैपिंग की गई है, वो एट 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इंटरेस्ट चार्ज है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैपिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी इंश्योरेंस पे भी आप चार्ज कर रहे हो वो एक्चुअल जितना आप पे इंश्योरेंस कॉस्ट आई है आपको उतना ही चार्ज करना है, उसके अंदर आपने कोई एडिशन नहीं करनी है। कि आपने सपोज लोन का इंश्योरेंस कराया, आपका जो प्रीमियम था 1000 में, हो तो आपने जो कस्टमर से चार्ज करना है वो भी सिर्फ 1000 ही चार्ज करना है। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग के अंदर हमने बोला कि सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि इन केस कोई पर्सन लेट पेमेंट करता है तो लेट पेमेंट पे उससे पेनल्टी चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। सेकंड, इन केस के इन लोन्स के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या मार्जिन भी नहीं रखा जाएगा। सो these were some condition with regarding to capping margin, interest rate and the pricing guidelines। मार्जिन कैप पढ़ लिया 10%, 12%। इंटरेस्ट कैप में कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस मार्जिन कैप या एवरेज का 2.75% पर एनम। और प्राइसिंग में आपने सिर्फ 3 चीजें इंक्लूड करनी है, तीनों के ऊपर अलग अलग से क्या की गई है, कैपिंग की गई है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को जो एमएफआईज को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे क्या करना है, हर क्वार्टर के एंड पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट साइन करवाना है, जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सर्टिफाई करेगा कि जो क्वालिफाइंग एसेट्स हैं वो कितनी हैं। उसके बाद उनका एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ लोन कितना है, और उन्होंने जो लोन है वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज के लिए कितना लगाया, या उनकी क्या उन्होंने प्राइसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करा या नहीं करा। बेसिकली आपने सर्टिफिकेशन एक बैंक ले क्यों रहा है, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी, क्वालिफाइंग एसेट्स पे कंडीशन 85% वाली, जो आपने कहा कि 50% जो आपको लोन दिया गया आपने इनकम जनरेशन एक्टिविटीज की तरफ लगाना है। थर्ड, आपको गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तो ही उसको क्या करा जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्वालिफाई करा जाएगा। उस वैसे लोन जब ऑन लैंडिंग के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे उनको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। तो वो चीज प्रॉपरली हो पाए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है कि आपने वो चीज क्या करके देनी है, सर्टिफाई हमें करके देनी है। दिस वॉज रिगार्डिंग ऑन लैंडिंग। नेक्स्ट इज, इन केस अगर कोई पर्सन है, अगर कोई बैंक है, वो जो उनके प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स को सेट किया गया उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, उनमें कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, तो उसको किस तरीके से हमने डील करना है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इन चीज का जो कंप्लायंस है वो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाएगा कि क्वार्टरली बेसिस पे आपके टारगेट्स निकाले जाएंगे कि क्वार्टरली आपका टारगेट्स कितना था, आपने लोन कितने डिस्पर्स किए, तो आपकी क्वार्टरली बेसिस पे शॉर्टफॉल है या आपने उससे ज्यादा लिए हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे चीज देखी जाएगी। सेकंड, जो भी ये कंप्लायंस है वो उनको आपने क्वार्टरली भी रिपोर्ट करना और एनुअली बेसिस पे भी रिपोर्ट करना है। इन केस देयर इज अ शॉर्टफॉल कि पूरे पैसा नहीं आ पाया, तो जितना भी शॉर्टफॉल है बैंक्स को क्या करना है, वो फंड्स के अंदर कुछ फंड्स नोटिफाई किए जाते हैं, उन फंड्स के अंदर उतना पैसा जमा करा देना है। जो फंड्स की एग्जांपल कौन सी हो सकती है, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जो भी हम शॉर्टफॉल असेस कर रहे हैं वो एनुअली बेसिस पे असेस करेंगे। एनुअली बेसिस पे जब हम लेंगे तो हम एवरेज अचीवमेंट ऑफ ईच क्वार्टर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद RIDF में जो पैसा आपने कंट्रीब्यूट करा उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा या टेन्योर कितना होगा फॉर कंट्रीब्यूशन, वो कौन डिसाइड करेगा, RBI डिसाइड करेगा। इन केस आप नॉन अचीवमेंट करते हो तो क्या हो सकता है, आपके रेगुलेटरी क्लियरेंसेस और अप्रूवल के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो ये चीजें किस तरीके से डील होती है हमें टेबल से समझने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स अगर आपने अचीव नहीं करे तो क्या होगा, सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअली और क्वार्टरली चीज करनी है, रिपोर्ट करनी है। इन केस आपके पास कोई शॉर्टफॉल है तो जितना आपका शॉर्टफॉल है आपको क्या करना है, जो स्पेसिफाइड फंड है लाइक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके अंदर आपने पैसा उतना डिपॉजिट करवा देना है। जो भी हम ये शॉर्टफॉल जज कर रहे हैं ये एवरेज बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, जज करने वाले हैं। फंड्स में जो आपने पैसा जमा कराया उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, टेन्योर फॉर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा रेगुलेटर, हमारा माई बाप RBI डिसाइड करने वाला है। ठीक है, अगर आप नॉन अचीवमेंट करते हो तो आपके ऊपर रेगुलेटरी क्लियरेंस और अप्रूवल्स की क्या कर जा सकते हैं, रोक लगाई जा सकती है। तो ये दो एग्जाम्पल देखने किस तरीके से जो चीजें वो डील होने वाली है। सबसे पहले आपने क्या करा, हमने क्या करा, आपने बोला था कि क्वार्टरली बेसिस पे आपने क्या करना है, डाटा निकालना है। तो हमने 4 क्वार्टर लिए, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर। उसमें आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स कितने थे। ओके, उसके बाद आपने प्रायोरिटी सेक्टर अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कि आपकी प्रायोरिटी सेक्टर की अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी थी, कि हमारा टारगेट था इतना, एक्चुअल एट द एंड आउटस्टैंडिंग इतना था, तो शॉर्टफॉल एक्सेस हमारे पास निकल आएगी। माइनस यहाँ रिप्रेजेंट करे शॉर्टफॉल को, प्लस रिप्रेजेंट करे एक्सेस को। तो अपने क्वार्टरली बेसिस पे क्या निकाली, अपनी शॉर्टफॉल या एक्सेस निकाल ली। तो हमारे पास जून और मार्च क्वार्टर में शॉर्टफॉल आ रही है, बाकी में क्या आ रहा है, एक्सेस में आ रहा है।
तो हमने क्या करा, इनका टोटल करा और टोटल बेसिस पे क्या निकाली, एवरेज निकाली। जो आपका टोटल था उसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, तो आपके पास एवरेज आ गई। तो इस केस में क्या आया, हमारे पास शॉर्टफॉल आया। सेकंड टेबल में वही सेम मेथड हमने यूज करा, चारों क्वार्टर का निकाला, टोटल किया, टोटल को हमने 4 से डिवाइड करा, हमारे पास एवरेज आ गई। सो जो हमारा टेबल 1 था उसके अंदर इतने अमाउंट की क्या आ रही है, हमारे पास शॉर्टफॉल आ रही है, ठीक है। और जो हमारा टेबल 2 है इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इतने के अंदर एक्सेस आ रहा है। इसके अंदर आपने क्या देखा है कि जो भी जब हमने ये तो हमने निकाले टारगेट्स फॉर द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, उसके बाद हमने देखे थे हमारे पास क्या थे, सब प्रायोरिटी सेक्टर्स थे। लाइक टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स अलग थे, उसके अंदर एग्रीकल्चर के अलग, एमएसएस के अलग, अदर्स के अलग। तो उसके अंदर भी जो कैलकुलेशन की जाएगी वो इसी सेम बेसिस पे की जाएगी, एवरेज क्वार्टरली, फिर उनकी मंथ ईयरली क्या निकाली जाएगी, एवरेज निकाली जाएगी। सो दिस वाज रिगार्डिंग अगर आप अपने टारगेट्स को क्या नहीं कर पाते हो, टाइमली अचीव नहीं कर पाते हो। उसके बाद हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ डेफिनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले जो आती है वो आती है ऑन लैंडिंग की। ऑन लैंडिंग हम अभी डिस्कस करके आए हैं वही कि आपने खुद लोन ना देके बेसिकली किसी इंटरमीडिएटरी को लोन दिया, जिसके जो हमें ऊपर पड़ा था दैट वाज एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ओके। सेकंड, कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ शीट बैलेंस शीट आइटम्स को किस तरीके से हमने डील करना है। तो जब आप अपने टारगेट अचीवमेंट देख रहे हो उसके अंदर आपको कंटीजेंट लाइबिलिटीज और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना है। जब आप अपने टारगेट सेट कर रहे थे तब आपको इस चीज को इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हम पढ़ रहे थे कि टारगेट्स किसके देखे जाएंगे, एएनबीसी या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम विच एवर इज हायर, तो उस टाइम के ऊपर हम क्या कर रहे थे, इस चीज को इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन जब हम अपनी आइटम अपने टारगेट्स को अचीव कर चुके होंगे, अचीवमेंट अपनी निकाल रहे होंगे, उसको इस चीज के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। ऑफ शीट बैलेंस आइटम्स या कंटीजेंट लाइबिलिटीज वो आइटम जो बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं होती, उनका क्रेडिट इक्विवेलेंट मतलब कि एक्चुअल उनकी वैल्यू कितनी होने वाली है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, गारंटीज ले सकते हैं। गारंटीज बेसिकली कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है कि वो हो सकता है हमें पे करनी पड़े, ना भी पे करनी पड़े। उसका क्रेडिट इक्विवेलेंट कितना होगा कि अगर गारंटी इन्वोक की जाती है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ द गारंटी। तो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ गारंटी बेसिकली जब आप टारगेट सेट कर रहे हो उसके अंदर आपको इंक्लूड कर लेनी है, जब आप अपनी अचीवमेंट देख रहे हो उसके अंदर आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये इस चीज को इंश्योर करवाता है कि जो आपके टारगेट्स हैं वो ज्यादा बड़े हो, और उसको आप जब अचीव कर रहे हो तब एक्चुअल जितनी अचीवमेंट है, जितना आपने एक्चुअल लोन डिसबर्स किया, आप उसको इंक्लूड करो। इस चीज की सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो हमने सेकंड कैटेगरी देखी थी, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को अपनी अचीवमेंट के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद जो तो होते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, उसमें से क्या हो सकता है, कुछ इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, इंटरबैंक एक्सपोजर हो सकते हैं। तो इंटरबैंक एक्सपोजर वाले जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है वो आपको टारगेट सेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करने हैं। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट। ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट बेसिकली की ऐसी वैल्यू जिसके अंदर सारे इंटरेस्ट जा रहे, प्रोसेसिंग फीस और सब तरीके के जब चार्जेस आ जाते हैं उसको बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट। तो जो भी चार्जेस हैं अगर वो ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट है, मतलब सभी चार्जेस को मिला के जो आपके कॉस्ट पड़ने वाली है उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है, ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक और ये चीज है कि बैंक्स को एश्योर कराना है कि जब प्रायोरिटी सेक्टर को जो लोन दिया जा रहा है वो जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया है वो उस पर्पस के लिए ही यूज हो रहा हो, उसका एंड यूज वही ही होना चाहिए। उसके लिए बैंक्स क्या करें, अपने पास प्रॉपर सिस्टम बनाए। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है, लाइक फार्मर्स हैं, हमने फार्मर्स को लोन दिया था ताकि वो अपनी खेती बढ़ा सकें। इंस्टेड ऑफ वो अपनी खेती बढ़ाने की जगह से बहुत अपना घर कंस्ट्रक्शन करने लग गए। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने लोन दिया था प्रायोरिटी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, बट वो कन्वर्ट किस में होगा, रियल एस्टेट सेक्टर में। तो वो चीज अलाउड नहीं है। जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया है वो उसी पर्पस के लिए क्या होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। सो दिस वाज रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस एंड कुछ क्लैरिफिकेशन जो हमने पढ़ ली।